तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भारतवर्ष या भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले भारत के द्वीप समूहों को। जब भी हम भारत के भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन की चर्चा करते हैं तो भारत के तटीय मैदान के साथ भारत के उस भाग की भी चर्चा होती है जो सुदूर सागरों में और खाड़ियों में अवस्थित है। जैसा कि आपको पता है, भारत के 3 और जल क्षेत्र हैं जिनमें हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जिक्र होता है। कहते हैं विशेष तौर पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के कुछ अ, भूभाग शामिल हैं जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, भारत राष्ट्र के अंतर्गत शामिल हैं। इन्हीं द्वीप समूहों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप समझ लीजिए कि द्वीप होता क्या है। द्वीप या आइसलैंड। द्वीप का सीधा सा अर्थ होता है एक ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल क्षेत्र से घिरा हो। जल क्षेत्र से घिरा भूभाग। आप पाएंगे कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं जो कि चारों तरफ से सागर, महासागर या खाड़ियों से घिरे हुए होते हैं, अर्थात जिनके किसी भी किनारे पर कोई दूसरा भूभाग नहीं होता है, चाहे वह देश के रूप में हो या महाद्वीप के रूप में। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, विश्व में आप देखेंगे मेडागास्कर का द्वीप या ऑस्ट्रेलिया या ग्रीनलैंड। ये सारे भूभाग ऐसे हैं जो चारों ओर से जल क्षेत्रों से घिरे हुए हैं, बिल्कुल एक टापू। विशाल जल क्षेत्र के बीच में उपस्थित एक भूमि का टुकड़ा जो आकार में काफी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जिसके चारों तरफ जल घिरा हो या पानी ही पानी हो। ऐसे ही भूमि के टुकड़े को हम द्वीप या आइलैंड की श्रेणी में रखते हैं। कहा जाता है भारतवर्ष की जैसी भौगोलिक अवस्थिति है उसके अनुसार भारत के अधिकार क्षेत्र में भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तहत कुछ द्वीप शामिल किए जाते हैं जो भारत के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार क्षेत्र में भारत के अभिन्न अंग हैं। इन्हीं द्वीप समूहों की हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि हमारे भारत में कुल द्वीपों की संख्या कुल द्वीप या आइलैंड्स, इनकी संख्या अगर हम देखें तो लगभग वह 1208 के करीब ठहरती है। इनमें जो प्रमुख द्वीप हैं वो मुख्य तौर पर 247 ही हैं। मुख्य तौर पर यहाँ हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आने वाले द्वीपों की चर्चा करेंगे। हालांकि ये 1208 द्वीप हैं, लेकिन सभी पर्याप्त क्षेत्रफल के हों या फिर इतना क्षेत्रफल इनका जिसमें मानव और मानव बस्तियां रह सकें, ये आवश्यक नहीं है। यदि हम कृषि पैदावार या फिर मानव के बसावट के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ वीडियो रुक गया था, उसके लिए खेद है। कहा जाता है ये भारत के सभी 1208 द्वीप या आइलैंड्स हैं, ये केवल खारे जल के क्षेत्र में नहीं है, अपितु भारतवर्ष के अंतर्गत अवस्थित झील, नदियाँ, सागर, खाड़ी एवं महासागर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
आप समझ सकते हैं कि केवल जल क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत के आंतरिक भूभागों में भी जो बड़ी-बड़ी नदियाँ और बड़ी-बड़ी झीलें पाई जाती हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे भूमि के टुकड़े उभर कर आ जाते हैं जिसके चारों ओर पानी ही पानी होता है, जल होता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत असम का माजुली द्वीप, जिसे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप होने का दर्जा प्राप्त है। अपने आप में वह एक डिस्ट्रिक्ट है, एक घोषित जिला। मुख्य तौर पर हम यहाँ भारत के सागरीय जल में अवस्थित द्वीपों की बात करेंगे। हमारे द्वीपों का जो अध्याय है वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तहत अध्ययन का विषय है। जिसे हम देखेंगे भारत के तटवर्ती द्वीप समूह के अंतर्गत, अर्थात भारत की मुख्य भूमि के कुछ किलोमीटर 100, 200, 300 किलोमीटर तक के दायरे में या 1000 किलोमीटर के दायरे में जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले द्वीप हैं, जो गहरे और खारे जल क्षेत्रों में अवस्थित हैं। भारत के तटवर्ती द्वीप की बात की जाए जिसमें हम खारे जल क्षेत्र में अवस्थित आइलैंड्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए भारत में तटवर्ती द्वीप समूह हैं। तो भारत में ऐसे द्वीपों की संख्या 247 या 247 है। 247 की संख्या में भारत में खारे जल क्षेत्र में द्वीप या आइलैंड पाए जाते हैं, जो गहरे सागरों में हैं। इन्हें दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है अरब सागर के द्वीप, वहीं दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इस तरीके से द्वीपों की और खाड़ियों की अ, सागर और खाड़ी के तहत भारत के द्वीप शामिल हैं। मैंने यहाँ बताया है कि गहरे सागरों में भारत के 247 आइलैंड्स या पाए जाते हैं, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और शेष बचे हुए 43 द्वीप अरब सागर के अधीन शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से भारत के ये 247 गहरे सागरों में अवस्थित द्वीप हैं जो भारत के मुख्य भूमि से दूर हैं किंतु भारत का अभिन्न अंग है। थोड़ा सा आइए क्रमशः हम बात करते हैं। सबसे पहले अरब सागर में अवस्थित द्वीपों के बारे में, उसके पश्चात हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। हालांकि यहाँ बता दूं जो अरब सागर के द्वीप हैं मुख्य तौर पर इनका निर्माण प्रवाल शैलों से हुआ है। वहीं हम बंगाल की खाड़ी की द्वीप की बात करें तो कहा जाता है कि यह हिमालय पर्वतमाला और म्यांमार में अवस्थित अराकान-योमा पर्वतमाला का ही एक विस्तारित रूप है, जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप अवस्थित हैं। थोड़ा सा इनको विस्तार रूप से आइए हम एक नज़र डालते हैं इन पर। हम यहाँ देखेंगे अरब सागर के प्रमुख द्वीप।
जैसा कि मैंने बताया था, अरब सागर के अंतर्गत मुख्य तौर पर 47 ऐसे द्वीप हैं, जिस पर किसी न किसी रूप में अ, मानव की बसाहट है या वहाँ किसी प्रकार के फसल या वनस्पति का उत्पादन होता है या आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्व है। अरब सागर के द्वीप में कहा जाता है कि मुख्य तौर पर जो द्वीप शामिल हैं, प्रमुख द्वीपों की हम बात करें तो इसमें सर्वप्रमुख द्वीप जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह को ही शामिल किया जाता है। इस लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत ढेर सारे आइलैंड्स या छोटे-बड़े द्वीप आते हैं। आइए क्रमशः इन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि लक्षद्वीप समूह मुख्य तौर पर प्रवाल निर्मित है। प्रवाल द्वीप अर्थात कहा जाता है सागरों और महासागरों में प्रवाल नाम का एक जीव होता है। मुख्य तौर पर इसे मूंगे की चट्टान हम कहते हैं। सबसे पहले एक जीव के रूप में इसका जन्म होता है और ये लाखों करोड़ों की संख्या में एक स्थान पर रहते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका अस्थिपंजर ढेर के रूप में एक के ऊपर एक लगातार इनके अस्थिपंजरों का जमाव होता है। कालांतर में समय बीतने के साथ ये कठोर शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, चट्टानों में। इनके ऊपर लगातार धूल, रेत, कण, मिट्टी इत्यादि एकत्रित होते रहते हैं और कालांतर में ये सागर के जल क्षेत्रों के ऊपर आ जाते हैं और बिल्कुल एक द्वीप या आइलैंड का निर्माण हो जाता है। तो कहा जाता है कि मूंगे की चट्टान या प्रवाल जीवों के द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है और भारत का अभिन्न अंग है, जिसे हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत इसके कुछ भाग हैं, जैसे कि मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, इसके अलावा अमीन दीवी या अमीन दीवा, इसके अलावा एंडरॉथ, एंडरॉथ के अंतर्गत कावारत्ती, कावारत्ती के अलावा एक और महत्वपूर्ण द्वीप है जिसको हम वेलिंगटन कहते हैं। वेलिंगटन द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह और उसके आसपास ये कुछ चुनिंदा द्वीप हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी अहम माने जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह के बारे में। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप कहा जाता है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत भारत के 204 द्वीप शामिल किए जाते हैं। इन 204 द्वीपों में प्रमुख द्वीपों की हम चर्चा कर लेते हैं। ये प्रमुख द्वीप कौन-कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अंडमान,
नंबर 2 पर है निकोबार। उसके अलावा पंबन द्वीप। चौथे पर शामिल है रामेश्वरम। रामेश्वरम के पश्चात श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के अलावा व्हीलर द्वीप। इसके अलावा लैंडफॉल द्वीप। इसके अतिरिक्त भी ढेर सारे द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके अंतर्गत जो आने वाली प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ आपको बता देना चाहूँगा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दरअसल भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इस दृष्टिकोण से भी इनका चर्चा करना आवश्यक है। आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मुख्य तौर पर इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अंडमान की। ध्यान दीजिएगा अंडमान और निकोबार 2 अलग-अलग द्वीप हैं। अंडमान की हम बात करते हैं तो इसे मुख्य तौर पर 3-4 भागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें है छोटा अंडमान, इसके अतिरिक्त बड़ा अंडमान, इसके अलावा मध्य अंडमान। इसके अलावा उत्तरी अंडमान। अंडमान द्वीप का एक और भाग है जिसे कहा जाता है दक्षिणी अंडमान। इस प्रकार से अंडमान के द्वीपों की ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला पाई जाती है। कहा जाता है इसमें छोटा अंडमान द्वीप समूह है। यहाँ पर एक विशिष्ट जनजाति पाई जाती है, ओंग। ओंग जनजाति का निवास। जब भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा होती है तो यहाँ पाई जाने वाली कुछ विशेष अति पिछड़ी और आधुनिक मानव सभ्यता से कोसों दूर सुदूर जंगलों में निवास करने वाली कुछ जनजातियों का जिक्र होता है, जैसे सेंटिलीज और ओंग। ओंग जनजाति की बात आती है तो छोटा अंडमान द्वीप का जिक्र होता है। साथ ही छोटा अंडमान में ही भारत की 2 ज्वालामुखियां पाई जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखियां अवस्थित हैं।
जिनमें एक सक्रिय है और दूसरी सुषुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो, जिसे हम बैरन के नाम से जानते हैं। बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड आइलैंड और दूसरा है नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि छोटा अंडमान में अवस्थित है। उसके साथ ही नारकोंडम द्वीप के रूप में एक और ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंडमान द्वीप की कुछ और विशेषताओं को देखें तो सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं। सर्वोच्च चोटी अंडमान की, जिसे कहा जाता है सैडल पीक। सैडल पीक और इसकी औसत ऊंचाई है 732 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं निकोबार द्वीप। अंडमान को हमने देख लिया, निकोबार। अंडमान के साथ निकोबार भी शामिल है। निकोबार में कहा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, जो कि राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी या कैपिटल पोर्ट ब्लेयर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साथ ही कहा जाता है कि निकोबार द्वीप के अंतर्गत ही ग्रेट निकोबार में एक भाग है निकोबार द्वीप का, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे साउथर्न या दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। हालांकि कहा जाता है 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसके पश्चात हम देखते हैं इंदिरा पॉइंट जो आइलैंड है वो पूरी तरीके से डूब चुका था। लेकिन इसके बावजूद आज भी माना जाता है कि भारत का सबसे साउथर्न बिंदु, दक्षिणी बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट या दूसरे नाम में हम देखें तो पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, वह इसी निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। तो इस प्रकार से आपका एक द्वीप समूह का एक छोटा सा अध्याय समाप्त होता है यहाँ पर। उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई शंका हो, आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करें, अपने सवाल लिखें। निश्चित रूप से उनका निराकरण किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे और पढ़ेंगे भारत के ड्राइनेज सिस्टम या भारत के अफवाह तंत्र को, जिनमें हम मुख्य तौर पर देखेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ और उनकी अन्य सहायक नदियों के संदर्भ में कुछ विशेषताएं, उनका आर्थिक महत्व और अन्य समस्त भौगोलिक तथ्यों को जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को शुभकामनाएं।